हेलो स्टूडेंट, हम लोग जो है पिछले क्लास में इस केमिकल इक्विलिब्रियम का एक दूसरा पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने देखा था केमिकल इक्विलिब्रियम का कि पर्टिकुलर टाइप ऑफ रिएक्शंस हम लोग डिस्कस किए थे। टाइप ऑफ रिएक्शन इन द सेंस हम लोगों ने देखा था कि एंडोथर्मिक रिएक्शंस कौन होता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस कौन होता है, और रिवर्सिबल इरिवर्सिबल रिएक्शन कौन होते हैं, फास्ट स्लो रिएक्शन कौन होते हैं ना। तो ये सब चीज़ें हम लोग जो है डिस्कस किए थे। दूसरा कंडीशन हम लोगों ने देखा था कि लॉ ऑफ मास एक्शन डिस्कस किए थे। लॉ ऑफ मास एक्शन डिस्कस किए थे इस पर, और इसका एप्लीकेशन हम लोग पढ़े थे। एप्लीकेशन किसका पढ़े थे? एप्लीकेशन ऑफ लॉ ऑफ मास एक्शन। ये हम लोग डिस्कस किए थे। और लॉ ऑफ मास एक्शन के रिगार्डिंग हम लोग जो है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पढ़े थे। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पढ़े थे, जिसे हम लोग बोलते हैं Kc, और एक गैसियस स्टेट में हम इसे Kp। तो ये इतनी चीजें हम लोग जो है पिछले वीडियो में पार्ट 1 में एक तरह से कर सकते हैं, उसमें डिस्कस कर चुके थे। तो कंटिन्यू इसी को हम कंसीडर करते हुए आगे सेकंड आज के दिन हम लोग पढ़ रहे होंगे कि क्या अब इसके आगे क्या चीजें हैं। तो देखिए, अगर जैसे हम Kp और Kc की बात करते हैं तो हम लोगों ने ये देखा था कि पर्टिकुलर कोई रिएक्शन है, हमारा A है, A प्लस B दिस गिव्स C, ये हमारा रिवर्सिबल रिएक्शन है, C प्लस D। ये जो है A का A मोल है, B का B मोल है, C का C मोल है, D का D मोल है। और फाइनली हम लोगों ने ये देखा था कि पर्टिकुलर अगर हम इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैलकुलेट कर रहे होते हैं तो Kc कैलकुलेट कर रहे होते हैं, तो हम लोगों ने ये देखा था कि एक्टिव मास ऑफ ए कंसंट्रेशन ऑफ अ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, ये हम लोगों ने देखा था। तो कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट की बात करेंगे तो C पावर C हो जाएगा, जो नंबर ऑफ मोल्स होता है वो पावर में चला जाता है, इनटू D पावर D हो जाएगा, अपॉन A पावर A हो जाएगा, और यहाँ पे B पावर D हो जाएगा। ये हम लोगों ने जो है पिछले क्लास में देख लिया था कि Kc हम कैसे डिफाइन करते हैं। दूसरा, अगर ये गैसियस स्टेट में कंसीडर करते हैं तो गैसियस स्टेट में मैंने बताया था कि Kp आएगा, और Kp के रेफरेंस में हम इसका पार्शियल प्रेशर कंसीडर करते हैं। तो ये पार्शियल प्रेशर ऑफ C Pc पावर C हो जाएगा, इंटू Pd पावर D हो जाएगा, अपॉन Pa पावर A हो जाएगा, एंड Pb पावर B। ये हम लोग जो है पिछले क्लास में डिस्कस किए थे कि किस तरह से हम लोग Kc को लिख रहे होते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ प्रोडक्ट ना, मतलब जो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन का मल्टीप्लिकेशन अपॉन रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन का मल्टीप्लिकेशन, ये हमारा जो होता है Kc। अगर हमारा गैसियस स्टेट है तो Kp पार्शियल प्रेशर कंसीडर करते हैं। अब चूंकि ये दोनों इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, ये हमारा सॉल्यूशन फेज में, हमारा गैसियस स्टेट में, तो कहीं ना कहीं ये दोनों भी आपस में एक दूसरे से कोरिलेट करेंगे। तो कहीं ना कहीं ये दोनों जो है एक दूसरे से कोरिलेट करेंगे। अब यहाँ पे हम लोग देख रहे होंगे रिलेशन बिटवीन Kp एंड Kc, हम ये देख रहे होंगे। एक बिटवीन इन द सेंस BW मतलब बिटवीन Kp एंड Kc। अब Kp और Kc में रिलेशन क्या, देखिए, अगर हम पर्टिकुलर एक इक्वेशन फॉलो करते हैं, अगर हम एक इक्वेशन कंसीडर करते हैं तो इसके लिए हमारा Kc ये होगा, Kp ये होगा। और अब क्या है कि अगर हम मान लेते हैं आइडियल गैस इक्वेशन मानते हैं, आइडियल गैस इक्वेशन क्या है, Pv इक्वल टू nRT, ये हमारा आइडियल गैस इक्वेशन है। अब यहां से अगर हम ये कंसीडर करते हैं तो P इक्वल टू n/v RT हो जाएगा, और n हमारा नंबर ऑफ मोल्स है, और v हमारा वॉल्यूम है, मींस लीटर। तो मोल पर लीटर हमारा क्या होता है, कंसंट्रेशन हो जाता है। तो कंसंट्रेशन हो गया, तो यहाँ पे पार्शियल प्रेशर इक्वल टू CRT। तो C जो है हमारा कंसंट्रेशन टर्म में रिप्रेजेंट कर रहा है, C हमारा कंसंट्रेशन टर्म में रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अगर इस इक्वेशन को हम इसके पार्शियल प्रेशर पे अप्लाई करें तब क्या होगा, अब देखिए, पार्शियल प्रेशर ऑफ A इक्वल टू क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ A इंटू RT हो जाएगा। इसी तरह से पार्शियल प्रेशर ऑफ B दिस इक्वल टू B कंसंट्रेशन ऑफ B इंटू RT हो जाएगा। इसी तरह से पार्शियल प्रेशर ऑफ C इक्वल टू C RT हो जाएगा, और PD इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ D इंटू RT। अब हमको देखिए चारों का पार्शियल प्रेशर पता हो गया।
अब चारों का पार्शियल प्रेशर पता हो गया, तो पार्शियल प्रेशर के प्लेस पे पीसी, पीडी, पीए, पीबी, इनके प्लेस पे अगर हम ये वैल्यू रखें तब देखिए क्या होता है। तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे केपी इक्वल टू, देखिए पीसी के अकॉर्डिंग क्या रखेंगे, सीआरटी। अब देखिए क्या हो जाएगा, इसको मैं रब कर दूं, एक मिनट यहीं पे चलो कर लेते हैं। पीसी के अकॉर्डिंग लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, पी सी आर टी, सी इंटू आर टी पावर सी, ये हो जाएगा इंटू, अब पीडी की जगह हम क्या लिखेंगे, डी का, तो कंसंट्रेशन ऑफ डी इंटू आर टी पावर डी। कहने का सेंस है कि हमको पार्शियल प्रेशर की जगह पीसी की जगह सीआरटी रखेंगे, पावर सी हो जाएगा, और पीडी की जगह डीआरटी रखेंगे, पावर डी हो जाएगा, अपान अब क्या रखेंगे, पीए की जगह पीए का कंसंट्रेशन रखेंगे, यहां पे कंसंट्रेशन ऑफ ए इंटू आर टी पावर ए हो जाएगा, इंटू इसी तरह से कंसंट्रेशन ऑफ बी इंटू आर टी पावर बी हो जाएगा। अब सबका मल्टीप्लिकेशन अंदर कर दीजिए, तो सबका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो केपी इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी पावर सी इंटू आर टी पावर सी इंटू डी पावर डी इंटू आर टी पावर डी, ये हो गया। सबका मल्टीप्लाई कर दीजिए, स्क्वायर कर लीजिए, इसका स्क्वायर कर लीजिए, इसका स्क्वायर इन द सेंस क्या, पावर सी है तो सी पावर सी, आर टी पावर सी, डी पावर डी, आर टी पावर डी, ये हो गया अपान, इसी तरह से हो जाएगा ए पावर ए इंटू आर टी पावर ए हो गया, इंटू फिर बी पावर बी इंटू आर टी पावर बी हो जाएगा, आर टी पावर बी। अब जो कंसंट्रेशन टर्म है एक साथ ले लीजिए, ये कंसंट्रेशन टर्म है, एक कंसंट्रेशन टर्म है, एक कंसंट्रेशन टर्म है, एक कंसंट्रेशन, उन सबको एक साथ ले लीजिए तो क्या हो जाएगा, केपी इक्वल टू सी पावर सी इंटू डी पावर डी इंटू आर टी पावर, अब देखिए ये बेस सेम है, ये बेस सेम है, तो क्या हो जाएगा, सी प्लस डी, ये हो गया अपान, यहां पे ले लीजिए ए पावर ए इंटू बी पावर बी इंटू आर टी पावर ए प्लस बी, ये हो गया। अब देखिए अगर हम इस वैल्यू को देखें, अगर हम इस वैल्यू को देखते हैं तो ये वैल्यू देखिए क्या है, सी पावर सी, सी पावर सी, सी पावर सी, डी पावर डी, डी पावर डी अपान ए पावर ए पावर ए, बी पावर बी, बी पावर बी, ये किसके इक्वल है, केसी के। तो अगर हम इसकी जगह हम केसी वैल्यू लिख सकते हैं, केसी वैल्यू लिख दीजिए, केपी इक्वल टू केसी। अब इस आरटी को ऊपर ले जाइए, क्योंकि ए बेस सेम है, ए बी बेस सेम है, तो जब ऊपर जाएगा तो ये जो है जो पावर होता है वो माइनस हो जाता है। जब हम डिवाइडर से ऊपर ले जाते हैं, डिवाइड करते हैं तो पावर हमारा क्या होता है, माइनस हो जाता है, जब हमारा बेस सेम होता है। तो बेस आरटी ए कॉमन है, आरटी कॉमन है, अब सी प्लस डी माइनस ए प्लस बी हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर टी पावर सी प्लस डी माइनस ए प्लस बी, ये हो जाएगा। अब यहां से करेंगे तो केपी इक्वल टू के सी आर टी, इसको हम लिखते हैं डेल्टा एम। तो डेल्टा ये हमारा जो है एक रिलेशन हो गया केपी और केसी का। केपी और केसी जो जुड़े होते हैं एक दूसरे से, केपी इक्वल टू केसी आर टी डेल्टा एम होता है। और जहां पे डेल्टा एम की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, देखिए सी प्लस डी, नंबर ऑफ मोल ऑफ सी प्लस डी मतलब नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट, माइनस ए प्लस बी नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट। इसका मतलब है कि डेल्टा एन इक्वल टू हो गया नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट, ये हो जाएगा क्लियर। तो ये हमारा जो हो गया आपका केपी और केसी में रिलेशन की, पर्टिकुलर केपी और केसी किस तरह से एक दूसरे से जुड़े होते हैं। तो केपी इक्वल टू केसी आर टी डेल्टा एन, ये हमारा जो है एक पर्टिकुलर प्रोसेस से डिराइव होता है। तो इसमें क्या करना है कि सिंपली हमारा इक्वेशन होता है, इसके लिए हम केसी की वैल्यू निकालते हैं, केपी की वैल्यू निकालते हैं। आइडियल गैस इक्वेशन के अकॉर्डिंग पी इक्वल टू एन बाई सी, पी इक्वल टू सी बाई आर टी होता है। सी हमारा कंसंट्रेशन टर्म होता है। तो इस यहाँ से हम जो है पार्शियल प्रेशर ऑफ ए बी सी डी निकालेंगे, और इनका जो पार्शियल प्रेशर होता है इसका वैल्यू इसमें पुट करेंगे, और यहाँ से हमारा ये कंसंट्रेशन टर्म आएगा, कंसंट्रेशन टर्म को सेपरेट करेंगे, यहाँ पे केसी की वैल्यू आ जाएगी, केसी की वैल्यू रखेंगे और इन दोनों को जो है सॉल्व करेंगे, हमारा प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट आ जाएगा डेल्टा एन।
तो ये हमारा Kp इक्वल टू KCRT डेल्टा एम क्लियर हो गया। ठीक है, अब जब Kp और Kp इक्वल टू KCRT डेल्टा एन है तो ये दोनों जुड़े होते हैं जो वो डिफरेंट रिएक्शन के लिए हमारा डिफरेंट फॉर्म आता है। डिफरेंट रिएक्शन के लिए डिफरेंट फॉर्म आने का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए सपोज करिए हम रिएक्शन लेते हैं, अब देखिए जैसे रिएक्शन ले लिए हम H2 प्लस I2 दिस गिव्स 2HI ले लेते हैं। तो 2HI लेंगे तो यहाँ पे डेल्टा एन की वैल्यू निकाल दीजिए। डेल्टा एन की वैल्यू निकालेंगे तो नंबर ऑफ मोल प्रोडक्ट का कितना है 2 माइनस नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट कितना होगा 1 मोल यहाँ है 1 मोल यहाँ है, तो 2 दिस इक्वल टू 0। इसका मतलब डेल्टा एन 0 हो गया। अब इसके लिए Kp और Kc में रिलेशन निकालेंगे तो Kp इक्वल टू KCRT पावर डेल्टा एन रखेंगे एंड दिस इक्वल टू KCRT पावर 0। तो यहां से किसी के पावर 0 रखते हैं तो 1 हो जाता है, तो यहां पे इसका हो जाएगा Kp इक्वल टू Kc। इसका मतलब है कि अगर हमारा डेल्टा एन 0 है, अगर हमारा डेल्टा एन इक्वल टू 0 है तो उसके केस में Kp इक्वल टू Kc होता है। ठीक है, इसी तरह से अब अगर मान लीजिए सपोज करिए डेल्टा एन ग्रेटर देन 0 हो जाए। डेल्टा एन ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या कंडीशन हो गया, जैसे यहां पे हम ले लेते हैं फार्मूला PCl5 ब्रेक करेगा हमारा PCl3 प्लस Cl2 इसमें ब्रेक करेगा। तो यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे डेल्टा एन की वैल्यू क्या आ गई, टोटल नंबर ऑफ मोल कितने हुए 1 यहाँ 1 यहाँ 2 हो गया माइनस यहाँ पे 1 मोल है 1 दिस इक्वल टू 1। अब यहाँ पे करेंगे तो Kp इक्वल टू KCRT पावर डेल्टा एन, तो यहाँ से क्या हो जाएगा Kc इंटू RT पावर 1, तो हमारा क्या हो गया K सिंपली हम कह सकते हैं Kp इक्वल टू KC इंटू RT, ये वैल्यू आ जाएगी। कब डेल्टा एन हमारा जो है ग्रेटर देन 0 हो जाए तब। अब ग्रेटर देन 0 हो जाएगा तो डिपेंड करेगा कि यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स कितना है। जैसे यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स जैसे जैसे रहेगा उसके अकॉर्डिंग हमारा पावर यहाँ आता जाएगा। यहाँ पे नंबर ऑफ डेल्टा एन की वैल्यू 1 आ रही है तो पावर 1 है, 2 आएगी तो पावर 2 हो जाएगा, 3 आएगा तो पावर 3 हो जाएगा। इस तरह से कैलकुलेट कर लेंगे। क्लियर। अब एक केस और है, यहाँ पे अगर हम ये निकाल दें एक, देखिए जैसे मान लीजिए सपोज करिए हम ये इक्वेशन लेते हैं N2 प्लस 3H2 दिस गिव्स 2NH3, ये हमारा इक्वेशन आ गया। अब इसके लिए डेल्टा एन की वैल्यू निकालेंगे तो क्या जाएगा डेल्टा एन इक्वल टू प्रोडक्ट 2 मोल है माइनस रिएक्टेंट कितने मोल हो गए 3 यहाँ 1 यहाँ 4 हो गया दिस इक्वल टू व्हाट -2। अब ये -2 आ गया तो डेल्टा एन की वैल्यू -2 हो गई तो क्या करेंगे हम Kp इक्वल टू KCRT पावर डेल्टा एन की मतलब -2, तो ये हमारा क्या हो जाएगा KCRT पावर डेल्टा -2, ये हो जाएगा। ये -2 हो गया तो -2 को अगर हम 1 बाई कर देते हैं तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या Kp इक्वल टू KC अपान RT स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि जब भी हम जो है 1 बाई करेंगे तो हमारा जो माइनस होता है वो साइन हमारा चेंज हो जाता है, तो हमारा क्या आ जाएगा ये इक्वेशन आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से जो है रिएक्शन टू रिएक्शन जैसे जैसे हमारा रिएक्शन चेंज हो रहा होता है वैसे वैसे हमारा मतलब अलग अलग रिएक्शन के लिए हमारा Kp और Kc का जो रिलेशनशिप होता है वो हमारा डिफरेंट आता है। इट्स डिपेंड ऑन द डेल्टा एन वैल्यू। ये जो डेल्टा एन वैल्यू है जैसे जैसे वेरी करेगा वैसे वैसे Kp और Kc का रिलेशन वेरी करेगा। क्लियर है। तो ये आपका एक पर्टिकुलर सीक्वेंस हो गया। अगर यहाँ पे जब आप लेक्चर देख रहे हैं अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई समस्या आ रही है, कोई चीज़ नहीं समझ में आई है तो आप कमेंट में ज़रूर लिखें और उसको क्या प्रॉब्लम आ रही है तो उस पर हम लोग वर्क करेंगे। क्लियर। तो ये हमारा एक Kp और Kc में रिलेशन हो गया, डिफरेंट इक्वेशन हो गया, उनके अकॉर्डिंग क्या Kp और Kc में रिलेशन होता है ये हम लोगों ने देख लिया। अब हमारा एक टर्म आता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का मतलब ये होता है कि पर्टिकुलर जब हम कोई भी रिएक्शन कराते हैं तो उसमें जो जितने नंबर ऑफ मोल्स उस रिएक्टेंट का ब्रेक करता है या जितने नंबर ऑफ मोल्स प्रोडक्ट बनता है वही इसकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कहलाती है। जैसे मान लीजिए सपोज करिए हम A लेते हैं, A चेंज हो रहा है हमारा B में। अब यहाँ पे देखने से तो ये लग रहा है कि हमारा A चेंज हो रहा है B में और यहाँ पे A का 1 मोल है, यहाँ पे A का 1 मोल है, A भी 1 मोल बन रहा है।
लेकिन देखने से, इस रिएक्शन को देखने से लग रहा है, लेकिन कोई भी रिएक्शन 100% कंप्लीट नहीं होता। कोई भी रिएक्शन 100% कंप्लीट होता है, मीन्स व्हाट, कोई भी रिएक्टेंट 100% प्रोडक्ट में नहीं बदलता है, उस रिएक्टेंट का कुछ पार्ट बदलता है। इसका मतलब है कि अगर हम इसे 1 मोल ले रहे हैं तो ये पूरा 100% 1 मोल नहीं बनेगा। आइडियलिज्म में ये कहता है, देखने से ये लगता है कि नहीं ये 1 मोल बनेगा, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं है, इसका फ्रैक्शन बनेगा। मीन्स व्हाट, अगर हम ये लेते हैं इनिशियली 1 मोल, ये 0 मोल है, अब ये जितना ब्रेक करेगा उतना ही ये बनेगा। अगर मान लीजिए ये 1 मोल लेते हैं तो 1 मोल का ये अल्फा मोल ब्रेक किया, तो अल्फा मोल ब्रेक करेगा तो यहाँ पे बचेगा 1 माइनस अल्फा, 1 माइनस अल्फा बन गया, बच गया, और यहाँ पे अल्फा बच गया। तो ये जो अल्फा है, ये जो अल्फा है, जितना मतलब कोई भी रिएक्टेंट होता है जिसका जितना नंबर आप मोल ब्रेक करता है वही उसकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कहलाती है। क्लियर है? कोई भी रिएक्टेंट है जितना नंबर आप मोल्स हम लेते हैं उसका जितना फ्रैक्शन ब्रेक करता है वही हमारा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कहलाता है। ठीक है, अब ये जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है ये कैसे वेरी कर रहा होता है अकॉर्डिंग टू प्रेशर, अकॉर्डिंग टू वॉल्यूम, वो हम लोग देख रहे होंगे अलग अलग। जैसे हमने डेल्टा एन की वैल्यू 3 वैल्यू रखा, डेल्टा एन की वैल्यू 0 हमने लिया, डेल्टा एन की वैल्यू ग्रेटर देन 0 रखा, और डेल्टा एन की वैल्यू लेस देन 0 लिया। तो ये तीनों के केस में, इन तीनों के केस में कैसे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन प्रेशर और वॉल्यूम पे वेरी कर रहा होता है, वॉल्यूम पे डिपेंड कर रहा होता है, वो हम लोग जो है अभी प्रोसेस कर रहे हैं। और ये जो है, ये अभी जो टॉपिक हमें बताने जा रहे हैं, ये नीट और आईआईटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से आपको डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछते हैं। ठीक है, अगर ये चीजें नहीं आई, नहीं क्लियर हुआ, तो ये आप क्वेश्चंस कर नहीं पाएंगे। ठीक है, अब हम लोग पहले प्रोसेस से स्टार्ट करते हैं। अब हम यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, रिलेशन हम ये कर सकते हैं, वेरिएशन ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन with वॉल्यूम एंड प्रेशर। इन कहने का सेंस ये है कि जो वेरिएशन ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता है वो कैसे वेरी कर रहा होता है वॉल्यूम और प्रेशर के कारण। तो हमारा जो पहला केस है, फर्स्ट केस है हमारा डेल्टा एन इक्वल टू 0। अगर हमारा डेल्टा एन इक्वल टू 0 है फॉर एग्जांपल, तो यहाँ पे क्या होता है कि जैसे मान लीजिए हम एक एग्जांपल ले रहे हैं H2 प्लस I2, दिस गिव्स हमारा हो रहा है 2HI, हमारा 2HI है। अब हमने क्या किया, इसका H2 का A मोल लिया, I2 का B मोल लिया, और इसका इनिशियली 0 होगा कब, जब T इक्वल टू हमारा 0 होगा। जब T हमारा 0 है तब हमारा A और B ले लिया, और हमारा इनिशियली 0 है। अब जब T इक्वल टू 0 था तब, ये T इक्वल टू 0 था तब, लेकिन जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा, T इक्वल टू T टाइम होगा, जब कुछ समय बीतेगा तो H2 का कुछ मोल ब्रेक करेगा, B2 का कुछ मोल ब्रेक करेगा, और ये हमारा उतना मोल बनेगा। कहने का सेंस है कि अगर हम इसका आइडियल सिस्टम देखें तो इसका 1 मोल है, और I2 का भी 1 मोल है, और इसका 2 मोल है। इसका मतलब कि जितना ये ब्रेक करेगा उतना ही ये ब्रेक करेगा, और उसका डबल ये बनेगा। तो कहने का सेंस ये है कि अगर मान लीजिए हम अल्फा मोल ब्रेक करते हैं तो यहाँ बचेगा कितना, A माइनस अल्फा, यहाँ पे क्या बचेगा B माइनस अल्फा, और यहाँ पे क्या बचेगा 2 अल्फा बनेगा। क्लियर है? तो कहने का सेंस ये है कि H2 और I2 है, ये 2HI बन रहा है, तो ये आइडियल कंडीशन है कि इसका 1 मोल लगेगा, इसका 1 मोल लगेगा, ये 2 मोल बनेगा। हम ये कह रहे हैं कि जितना H2 जा रहा है उतना ही I2 जा रहा है, और H2 का हमने अल्फा मोल ब्रेक किया तो B का भी अल्फा मोल ब्रेक करेगा, और जब ये 1 मोल है 2 मोल है, तो अल्फा मोल मतलब 2 अल्फा बनेगा। ये हमारा नंबर ऑफ मोल हो गया। और जब हम कंसंट्रेशन की बात करेंगे तो मोल पर लीटर होता है, तो यहाँ कंसंट्रेशन का 1 माइनस अल्फा बाई भी, B माइनस अल्फा बाई भी, और यहाँ पे 2 अल्फा बाई भी, ये हो जाएगा। ये कंसंट्रेशन टर्म हो गया। अब Kc की वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए। जब Kc की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो हमारा क्या होता है, प्रोडक्ट, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट की बात करेंगे तो यहाँ पे इसको जब Kc की वैल्यू लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, HI का स्क्वायर अपॉन H2
और यहाँ I2 हो जाएगा। तो आप कंसंट्रेशन रख दीजिए एच आई का कंसंट्रेशन कितना है 2 अल्फा बाई वी का स्क्वायर, तो हमारा हो जाएगा 2 अल्फा बाई वी का होल स्क्वायर अपान ए माइनस H2 कितना हुआ ए माइनस अल्फा बाई वी इंटू बी का H2 का कितना हुआ बी माइनस अल्फा बाई वी ए हो गया। तो यहां से करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 2 अल्फा है तो स्क्वायर करेंगे तो 4 अल्फा स्क्वायर अपान वी स्क्वायर अपान, अब देखिए यहाँ पे भी है तो वी स्क्वायर हो जाएगा, ऊपर क्या बचेगा 1 माइनस ए माइनस अल्फा, यहाँ पे बी माइनस अल्फा और यहाँ पे क्या हो जाएगा वी स्क्वायर, तो ये वी स्क्वायर कैंसिल और हमारे पास क्या बचेगा 4 अल्फा स्क्वायर अपान ए माइनस अल्फा एंड बी माइनस अल्फा, ये बचेगा। अब हमारा क्या आया केसी इक्वल टू 4 अल्फा स्क्वायर अपान ए माइनस अल्फा एंड बी माइनस अल्फा, ये आ गया। अब यहाँ पे देखिए हमने एक मोल H2 जा रहा है, एक मोल I2, 1 मोल H2 1 मोल I2, मतलब दोनों का नंबर ऑफ मोल सेम है, इसका मतलब A इक्वल टू B होगा। तो यहाँ से इफ A इक्वल टू B देन अगर A इक्वल टू B हो जाएगा तो इसका मतलब क्या हो गया, ये हमारा KC इक्वल टू 4 अल्फा स्क्वायर अपान A माइनस अल्फा का स्क्वायर हो जाएगा, A माइनस अल्फा का स्क्वायर हो गया। और अगर मान लीजिए सपोज करिए A इक्वल टू B इक्वल टू 1 मोल ले लेते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 माइनस अल्फा का स्क्वायर हो जाएगा, 1 माइनस अल्फा का स्क्वायर। ठीक, अब ये जो अल्फा है वो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है जिसकी वैल्यू बहुत कम होती है, मतलब अल्फा बहुत कम होता है, तो 1 के डिफरेंस में अल्फा को निगलेक्ट कर सकते हैं। जैसे ऐसे सोचिए, इसका मतलब हमारे कहने का सेंस है कि जैसे समुंदर है, सी है, उसमें से एक ड्रॉपलेट से वाटर निकाल दीजिए, एक ड्रॉप वाटर 1 ड्रॉप वाटर निकाल दीजिए, तो उस सी के वैल्यू पे कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा। या तो अगर हम सिंपली कह दें कि एक बकेट वाटर है, 1 बकेट वाटर है, उसमें से हम 1 ड्रॉप रिलीज कर लेते हैं, 1 ड्रॉप निकाल लेते हैं, फिर आपको कहते हैं कि क्या इसमें वाटर निकला नहीं निकला, आप बता नहीं पाएंगे कि हाँ इसमें से 1 ड्रॉप निकला। क्यों? क्योंकि उस बकेट के वॉल्यूम के रेफरेंस में हमारा 1 ड्रॉप बहुत स्मॉल है, तो हम 1 ड्रॉप को निगलेक्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे वही केस है कि अल्फा जो होता है 1 के रेफरेंस से बहुत कम होता है। इफ यहाँ पे इफ अल्फा इज वेरी लेस देन 1 देन क्या हो जाएगा, अगर 1 के रेफरेंस में अल्फा बहुत छोटा है तो 1 माइनस अल्फा क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। 1 के रेफरेंस में अल्फा निगलेक्ट कर देंगे तो हमारा 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा KC इक्वल टू 4 अल्फा स्क्वायर बाई 1 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा 4 अल्फा स्क्वायर इक्वल टू KC, तो यहाँ से अल्फा स्क्वायर इक्वल टू करेंगे KC बाई 4, तो यहाँ पे अल्फा इक्वल टू करेंगे अंडर रूट KC बाई 4। अब देखिए अगर हम इस इक्वेशन को फॉलो करते हैं, इस इक्वेशन को फॉलो करते हैं तो क्या यहाँ पे कहीं वॉल्यूम टर्म आया है, यहाँ पे कहीं वॉल्यूम टर्म है नहीं है, यहाँ पे हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है और ये डिजिट है, दोनों कांस्टेंट है, वॉल्यूम टर्म नहीं आया है। इसका मतलब अल्फा इज इंडिपेंडेंट टू वॉल्यूम v पावर 0। ये जो होता है अगर हमारा डेल्टा n की वैल्यू 0 है, अगर डेल्टा n की वैल्यू 0 है उस केस में हमारा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कभी भी वॉल्यूम पे डिपेंड नहीं करता। आप वॉल्यूम चाहे जितना बढ़ा दीजिए उसके ब्रेकिंग पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे वॉल्यूम बढ़ाइए चाहे वॉल्यूम घटाइए उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अल्फा इज इंडिपेंडेंट नॉट द वॉल्यूम, क्योंकि यहाँ पे कोई भी वॉल्यूम टर्म नहीं आ रहा है। तो पहला ये क्वेश्चन आता है कि आपको ऐसे ही सिंपली रिएक्शन दे देगा और पूछेगा कि व्हेन वी इंक्रीज द वॉल्यूम देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा। तो अगर हम इंक्रीज या डिक्रीज वॉल्यूम करते हैं तो अल्फा पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कब? जब हमारा डेल्टा एन की वैल्यू 0 आएगी तब। क्लियर है? तो ये केस हमारा किसका हो गया? वॉल्यूम पे डिपेंडेंसी होगी, ये हमारा वॉल्यूम की डिपेंडेंसी हो गई। अगर हम प्रेशर की डिपेंडेंसी देखते हैं तब क्या होगा? ये तो हमारा वॉल्यूम का डिपेंडेंसी हो गया। अब हमारा अगर प्रेशर का डिपेंडेंसी देखते हैं तो क्या हो जाएगा? चलिए, ये हमारा नंबर ऑफ मोल्स हो गया। तो प्रेशर में हमारा क्या होता है? हम लोग पार्शियल प्रेशर की बात करते हैं। तो पार्शियल प्रेशर का मतलब कि मान लीजिए इसका टोटल प्रेशर हमारा कैपिटल P है, तो इसका पार्शियल प्रेशर क्या हो जाएगा? देखिए, टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितना हो जाएगा? टोटल नंबर ऑफ मोल ये क्या हो जाएगा? A माइनस अल्फा प्लस B माइनस अल्फा प्लस 2 अल्फा। तो ये अल्फा कैंसिल
कैंसिल, हमारा क्या आ गया A प्लस बी, ये हमारा टोटल नंबर ऑफ मोल आ गया। तो टोटल नंबर ऑफ मोल पता हो गया, H2 का नंबर ऑफ मोल है, B का I2 का नंबर ऑफ मोल है, HI का नंबर ऑफ मोल है। तो हमारा मोल फ्रैक्शन इक्वल टू क्या हो जाएगा, H2 मोल फ्रैक्शन ऑफ H2। अगर हम X2 लेते हैं, H2, ये हमारा क्या हो जाएगा, X मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ H2, तो नंबर ऑफ मोल ऑफ H2 अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल A प्लस B। मोल फ्रैक्शन क्या होगा H2 का, कि H2 का नंबर ऑफ मोल अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल, ये हमारा H2 का मोल फ्रैक्शन हो गया। इसी तरह से I2 इसकी बात करें तो इसका नंबर ऑफ मोल, I2 का नंबर ऑफ मोल्स B माइनस अल्फा अपॉन A प्लस B टोटल नंबर ऑफ मोल्स। इसी तरह से अगर हम HI की बात करें तो HI इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसका नंबर ऑफ मोल कितना है 2 अल्फा, तो 2 अल्फा अपॉन A प्लस B हो गया। ये टोटल नंबर ऑफ A सबका मोल फ्रैक्शन हो गया। अब यहाँ पे पार्शियल प्रेशर क्या होता है, अगर हम पार्शियल प्रेशर PH2 की बात करते हैं, ये हमारा टोटल प्रेशर है, P हमारा टोटल प्रेशर, दोनों सबका कंबाइंड इफेक्ट है P प्रेशर, नेट प्रेशर। और हम पार्शियल प्रेशर की बात करते हैं तो पार्शियल प्रेशर का मतलब होता है इस H2 का इसमें कितना है। तो पार्शियल प्रेशर इक्वल टू होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपाउंड, मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपाउंड मतलब A माइनस अल्फा अपॉन A प्लस B, दिस इनटू टोटल प्रेशर कैपिटल P। इसी तरह से हम इसका लेंगे PI2 पार्शियल प्रेशर ऑफ आयोडीन, दिस इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ आयोडीन B माइनस अल्फा अपॉन A प्लस B इनटू कैपिटल P। इसी तरह से हम यहां पे फॉलो करेंगे PHI, दिस इक्वल टू इसका मोल फ्रैक्शन 2 अल्फा अपॉन A प्लस B इनटू कैपिटल P, ये हो जाएगा। अब इन सब की वैल्यू हम क्या रखेंगे, Kp के फॉर्म में, डिग्री इसके फॉर्म में रखेंगे, Kp के फॉर्म में, क्योंकि पार्शियल प्रेशर है तो हम Kp लेंगे, और तो Kp इक्वल टू क्या होता है Kp, इसका कंसंट्रेशन पार्शियल प्रेशर, तो पार्शियल प्रेशर मतलब PHI का स्क्वायर हो जाएगा अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 PH2 इनटू PI2। ये तो अब यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ HI देखिए कितना है, दिस इक्वल टू हो जाएगा क्या 2 अल्फा अपॉन A प्लस B का होल स्क्वायर इंटू P स्क्वायर, क्योंकि दोनों का स्क्वायर करेंगे तो इसका स्क्वायर इंटू P स्क्वायर हो गया अपॉन, इसी तरह से स्क्वायर रखेंगे, इसकी वैल्यू रखेंगे तो क्या हो जाएगा A माइनस अल्फा अपॉन A प्लस B इंटू P इंटू, इसी तरह से B माइनस अल्फा अपॉन A प्लस B इंटू P। तो देखिए AP कैंसिल हो गया, और जब P कैंसिल हो गया तो हमारे पास क्या बचेगा, देखिए 2 अल्फा स्क्वायर अपॉन ये क्या हो जाएगा हमारा 4 अल्फा स्क्वायर अपॉन A प्लस B का होल स्क्वायर हो जाएगा अपॉन, ये देखिए क्या हो जाएगा A माइनस अल्फा B माइनस अल्फा अपॉन A प्लस B का होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन है तो ये स्क्वायर एक स्क्वायर कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या बचा है 4 अल्फा स्क्वायर अपॉन A माइनस अल्फा B माइनस अल्फा। अब देखिए क्या, ये हम लोग वही केसी के रेफरेंस में जो इक्वेशन आया था यहाँ पे भी वही इक्वेशन आ गया। अब हमारा आ गया Kp इक्वल टू 4 अल्फा स्क्वायर अपॉन A माइनस अल्फा B माइनस अल्फा। अब देखिए यहाँ पे हम कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे अल्फा की वैल्यू आएगी, लेकिन क्या यहाँ पे कहीं पे भी P प्रेशर टर्म आ रहा है, यहाँ पे कहीं भी प्रेशर टर्म नहीं आ रहा है। अगर हम यहाँ से कंडीशन लेते हैं A इक्वल टू B इक्वल टू 1 एंड अल्फा इज वेरी लेस देन 1, देन Kp इक्वल टू हो जाएगा हमारा 4 अल्फा स्क्वायर अपॉन 1। तो यहाँ से अल्फा स्क्वायर अल्फा इक्वल टू करेंगे अंडर रूट Kp अपॉन 4। तो ये Kp हमारा जो है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, तो ये यहाँ पे कहीं पे भी ये प्रेशर टर्म नहीं आ रहा है। तो जब प्रेशर टर्म नहीं आ रहा तो अल्फा इज इंडिपेंडेंट ऑन द प्रेशर, मतलब अल्फा प्रेशर P नॉट 0, P पावर 0 मतलब 1, तो अल्फा डिपेंड नहीं करेगा प्रेशर पे। तो यहां से हम लोगों ने देखा कि अगर डेल्टा L इक्वल टू 0 है
अगर डेल्टा एन इक्वल टू जीरो मीन्स नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ रिएक्टेंट जीरो है, तो उस केस में अल्फा नॉट डिपेंड ऑन व्हाट, वॉल्यूम एंड प्रेशर। ये चीजें माइंड में रखनी है आपको, अल्फा नॉट डिपेंड ऑन वॉल्यूम एंड प्रेशर, ये चीजें दिमाग में रखनी है आपको हमेशा। क्लियर है? तो ये क्वेश्चन आपको जो है, जैसे डेरिवेशन तो नहीं आता, डेरिवेशन ये जो हमने प्रोसेस बताया है, ये जितने भी न्यूमेरिकल कैलकुलेशन होते हैं, जब आप जो है इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम से बहुत सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आते हैं, तो जब आप न्यूमेरिकल को सॉल्व कर रहे होते हैं तो हम पूरी प्रोसेस, ये जो पूरा प्रोसेस हमने बताया, इसी प्रोसेस को फॉलो करते हुए हम न्यूमेरिकल को कैलकुलेट कर रहे होते हैं। तो ये जो डेरिवेशन का पर्पज है, इसको बताने का मेन पर्पज बस यही था कि आप पर्टिकुलर न्यूमेरिकल को सॉल्व कैसे करते हैं, क्या वे होता है, उसको समझ जाएं। और लास्ट में हमको माइंड में बस ये चीजें माइंड में रखनी है कि अगर डेल्टा एल की वैल्यू जीरो है तो उस केस में अल्फा इंडिपेंडेंट ऑन द वॉल्यूम एंड प्रेशर। तो कभी कभी डायरेक्ट आपको जो है इससे ही डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, आपको ये रिएक्शन दे देगा, पूछ देगा व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ वॉल्यूम एंड प्रेशर ऑन द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, इंक्रीजेज, डिक्रीजेज, नथिंग, नो इफेक्ट, ऑल ऑफ दिस, इस तरह से क्वेश्चन करके दे देगा। तो आपको ये चीजें क्लियर होनी चाहिए कि अगर डेल्टा एन की वैल्यू जीरो है तो उस केस में अल्फा नॉट डिपेंड ऑन वॉल्यूम एंड प्रेशर। ठीक है, तो ये हमारा एक वे हो गया पर्टिकुलर, इसके लिए डेल्टा एन इक्वल टू जीरो है तब। दूसरा केस आपका है, ये पहला केस था। दूसरा केस है कि अगर डेल्टा एन ग्रेटर देन जीरो है तब क्या होगा, अगर डेल्टा एन ग्रेटर देन जीरो है तब क्या होगा, उसके लिए हम लोग देख लेते हैं, थोड़ा सा फास्ट वे में देखेंगे। ठीक है, जो सीक्वेंस है उसके अकॉर्डिंग देखेंगे। अब डेल्टा एन ग्रेटर देन जीरो है तब क्या होगा, हमारा इक्वेशन जैसे सपोज करिए PCl5 है, ये हमारा ब्रेक कर रहा है PCl3 प्लस Cl2 में, ये हमारा ब्रेक कर रहा है। तो यहाँ पे क्या देखिए, ये 1 मोल है, ये ब्रेक करेगा तो ये 1 मोल बनाएगा, ये 1 मोल बनाएगा, इसका आइडियल कंडीशन है, इसका आइडियल कंडीशन है। अब यहाँ पे अगर हम डेल्टा एन की वैल्यू निकालें तो यहाँ पे डेल्टा एन की वैल्यू 1 आएगी, 2 माइनस 1 करेंगे तो 1 आ जाएगी, इसका मतलब ग्रेटर देन जीरो होगा। ओके, अगर इनिशियली हमारा इसका ए मोल है तो ये हमारा क्या हो जाएगा 0 0, कब टी हमारा 0 होगा तब, और टी इक्वल टू टी हो जाएगा एट टाइम टी। तो अगर इसका अल्फा ब्रेक कर रहा है तो ए माइनस अल्फा हो जाएगा, यहाँ पे अल्फा होगा, यहाँ पे अल्फा होगा, और कंसंट्रेशन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा ए माइनस अल्फा बाई भी, यहाँ पे अल्फा बाई भी और यहाँ पे अल्फा बाई भी। तो यहाँ से केसी की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा दिस एंड दिस, मतलब PCl3 का कंसंट्रेशन इंटू Cl2 का कंसंट्रेशन अपॉन PCl5 का कंसंट्रेशन। अब यहाँ से वैल्यू निकालेंगे तो x बाई वी इंटू एक्स बाई वी अपॉन ए माइनस अल्फा बाई वी, तो भी कैंसिल हो गया। अब यहाँ से करेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन ए माइनस अल्फा बाई इंटू वी, सॉरी एक्स नहीं, इसको अल्फा ले लीजिए, अल्फा जो लिया है तो अल्फा 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 अल्फा, यहाँ पे अल्फा, ठीक है, ये हो गया अल्फा, ये है ना तो अल्फा ले लिए। तो अब यहाँ पे अल्फा स्क्वायर अपॉन ए माइनस अल्फा इंटू वी है, तो अगर हम ये कर लें कि ए हमारा 1 मोल ले लेते हैं, ए हमारा अगर 1 मोल लेते हैं तो ए इक्वल टू इफ ए इक्वल टू 1 मोल एंड एक्स अल्फा इज वेरी वेरी लेस देन 1, देन 1 माइनस अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा अप्रॉक्सीमेटली 1 हो जाएगा। तो यहाँ से केसी इक्वल टू क्या हो जाएगा अल्फा स्क्वायर अपॉन भी, अल्फा स्क्वायर अपॉन भी हो जाएगा, तो अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा अल्फा स्क्वायर इक्वल टू के सी इंटू भी। तो यहाँ से अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा अंडर रूट के सी इंटू भी। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए यहाँ वॉल्यूम टर्म आ गया अंडर रूट, तो इसका मतलब अल्फा इज प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट भी। मतलब क्या हुआ, अगर डेल्टा एन ग्रेटर देन जीरो है तो उस कंडीशन में जो आपका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होगा और वॉल्यूम के रूट के प्रोपोर्शनल होगा। ये चीजें माइंड में रखनी है आपको, ये फोकस रखना है कि अगर डेल्टा एन हमारा 1 है इन द सेंस ग्रेटर देन जीरो है, तब जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होगा हमेशा वॉल्यूम के रूट के प्रोपोर्शनल होगा। ये चीजें ध्यान में रखनी है। तो क्वेश्चन यहाँ से डायरेक्ट है, ये सब चीजें, ये जो क्वेश्चंस हैं ये सब आपके नीट और जो है IIT क्वेश्चंस, IIT में इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं आपको, क्योंकि हम लोगों को क्या सिंपली पढ़ते हैं, सिंपली केसी और केपी का रिलेशन देख लेते हैं, बट यहाँ पे ये सब चीजें नहीं देखते हैं। लेकिन यहाँ से क्वेश्चन अच्छे बन जाते हैं आपको। अगर आप नहीं जानेंगे तो आप इसको हिट नहीं कर पाएंगे और वो माइनस चला जाएगा। ठीक, अब
इसके बाद जैसे ये हमारा हो गया, ये तो हमारा वॉल्यूम का टर्म होगा, वॉल्यूम का केस। लेकिन अगर प्रेशर का केस ले लेते हैं तब क्या हो जाएगा, यहां से हम कंसीडर करते हैं टोटल नंबर ऑफ मोल क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ मोल। तो क्या हो जाएगा A माइनस अल्फा प्लस अल्फा, तो ये कैंसिल हो गया, यहाँ हो गया A प्लस अल्फा। अब यहाँ पे मोल फ्रैक्शन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा A माइनस अल्फा अपान A प्लस अल्फा, और इसी तरह से यहाँ पे अल्फा अपान A प्लस अल्फा, यहाँ से अल्फा अपान A प्लस अल्फा। तो पार्शियल प्रेशर यहाँ पे निकाल देंगे, Kp की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट अल्फा अपान A प्लस अल्फा का स्क्वायर हो जाएगा, दोनों स्क्वायर इंटू P का स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि टोटल प्रेशर, अपान यहाँ पे हो जाएगा A माइनस अल्फा अपान A प्लस अल्फा, ये हो जाएगा। तो यहाँ पे A प्लस अल्फा कट जाएगा और यहाँ पे A प्लस अल्फा बचेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, Kp इक्वल टू अल्फा स्क्वायर इंटू पी स्क्वायर अपान, नीचे क्या आ जाएगा A माइनस अल्फा, और यहाँ से एक ये देखिए स्क्वायर में है और यहाँ से A प्लस अल्फा है, तो A प्लस अल्फा कटा है, अभी भी A प्लस अल्फा बचा है तो नीचे आएगा, तो यहाँ जाएगा A प्लस अल्फा, ये हो जाएगा। तो यहाँ से करेंगे Kp इक्वल टू अल्फा स्क्वायर इंटू पी स्क्वायर अपान, ये करेंगे तो हमारा इसको हम ऐसे लिख सकते हैं का A स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर, A प्लस बी, A माइनस बी और A प्लस बी, तो A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, तो यहाँ पे A स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर। तो यहाँ से अगर A की वैल्यू हम 1 मोल ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा 1 माइनस अल्फा स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 आ जाएगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा Kp इक्वल टू अल्फा स्क्वायर इंटू पी स्क्वायर, तो यहाँ से अल्फा स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा Kp अपान P, तो अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा अंडर रूट Kp अपान P, मीन्स व्हाट, अल्फा इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपान अंडर रूट P। देखिए Kp हमारा कांस्टेंट है, Kp हमारा कांस्टेंट है, तो अल्फा इक्वल टू 1 अपान रूट P। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था रूट के वॉल्यूम के, यहाँ पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल है प्रेशर के। तो ये चीजें ध्यान में रखनी है कि अगर हमारा डेल्टा n ग्रेटर देन 0 है तो अल्फा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रूट ऑफ द वॉल्यूम और अल्फा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रूट ऑफ द P। ये हमारा इसका कंडीशन हो गया, ठीक है। ये हमारा क्या है, ग्रेटर देन 1, डेल्टा n की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तब, ठीक है। अब इसके बाद जो है हमारा एक और कंडीशन बचती है, डेल्टा n लेस देन 0 है तब, मतलब नेगेटिव हो जाए तब क्या करेंगे। अब अगर मान लीजिए हम ये ले लेते हैं डेल्टा n इक्वल टू नेगेटिव, ये ले लेते हैं नेगेटिव इन द सेंस व्हाट, डेल्टा n हमारा क्या हो जाएगा लेस देन 0 मीन्स यहाँ पे हम ले लेते हैं n2 प्लस 3h2, दिस गिव्स 2NH3। तो इसके केस में वही कंडीशन मानेंगे कि यहाँ पे 1 मोल है, ये 3 मोल है, तो हमारा 2 मोल है। अब यहाँ पे मान लीजिए A ले लेते हैं, यहाँ पे B ले लेते हैं, तो इसका नंबर ऑफ मोल तोड़ेंगे तो यहाँ पे A माइनस अल्फा ब्रेक करेगा, तो यहाँ से B माइनस 3 अल्फा ब्रेक करेगा और यहाँ से 2 अल्फा बनेगा। तो यहाँ पे कंसंट्रेशन के टर्म में लेंगे तो A माइनस अल्फा बाई V, यहाँ से B माइनस 3 अल्फा बाई V, यहाँ पे 2 अल्फा बाई V, ये हो जाएगा। अब यहाँ से Kp की Kc की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, NH3 का स्क्वायर, तो NH3 का स्क्वायर अपान यहाँ से क्या हो जाएगा N2 का कंसंट्रेशन इंटू H2 का कंसंट्रेशन, ये पावर Q। तो ये हमारा क्या हो जाएगा NH3 का कंसंट्रेशन लिख लीजिए 2 अल्फा बाई V का स्क्वायर हो जाएगा अपान, यहाँ पे N2 हमारा एज यूजुअल वह A माइनस अल्फा अपान V हो जाएगा, और H2 का क्या हो जाएगा B माइनस 3 अल्फा अपान V का Q, ठीक है। तो इसको जब सॉल्व करेंगे पूरा फाइनली जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे Kc डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V आएगा, मतलब इसको फाइनली जब सॉल्व करेंगे तो जो इक्वेशन आएगा वो हमारा जो भी आएगा उसमें हम लोग ये देखेंगे कि Kc डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, ठीक है। आप इसको जो है कैलकुलेट करके भी देख सकते हैं फर्दर। तो यहाँ पे Kc इक्वल टू V हो गया, ठीक है। एक मिनट, जस्ट मिनट, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि अगर जब हम इसका कैलकुलेशन करेंगे तो Kc प्रोपोर्शनल टू V हो जाएगा। इसी तरह से अगर हमारा प्रेशर का कंडीशन लेते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा Kp डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द P,
ये हमारा जब टी के रेफरेंस में जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ पे हमारा फाइनली एक क्वेश्चन आता है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास 3 कंडीशन आया। क्या क्या आया, ये चीजें ध्यान में रखनी है कि अगर डेल्टा एन हमारा 0 है, अगर डेल्टा एन हमारा 0 है तो केपी केसी जो अल्फा है, सॉरी अल्फा इज इंडिपेंडेंट, अल्फा इज independent on volume and pressure, means alpha is proportional to v naught 0, alpha is proportional to p naught p power 0, v power 0 p power 0। ये हमारा कंडीशन आएगा कब, जब डेल्टा n इक्वल टू 0 होगा तब। सेकेंड कंडीशन है डेल्टा n इक्वल टू हमारा, सॉरी इसको हम ले लेते हैं डेल्टा n ग्रेटर देन 0 हो जाए। अब ग्रेटर देन 0 का मतलब कि वो 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, जो भी होगा। तो उसके केस में हमारा होगा अल्फा, अगर वॉल्यूम के रेफरेंस में लेते हैं तो अल्फा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट बी और अल्फा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन अंडर रूट पी, ये केस आता है। जो वॉल्यूम पे डिपेंड करेगा वो हमारा हो जाएगा अल्फा प्रोपोर्शनल, यहाँ पे प्रोपोर्शनल टर्म में है। तो अगर हम इसको यक्स ले लें, सपोज करिए यहाँ पे हम जो अल्फा है, अल्फा को हम यक्स ले लेते हैं सपोज, तो आपको क्लियर हो जाएगा। अगर जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है हम इसको यक्स मान लेते हैं, ये चीजें माइंड में रखिए। अगर यक्स मान लेते हैं तब तो यक्स इज प्रोपोर्शनल टू पी पावर 0 हो जाएगा, यक्स इज प्रोपोर्शनल टू पी पावर 0 हो जाएगा। इसी तरह से यक्स इज प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट बी और यक्स इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन अंडर रूट बी। तो यहाँ पे जैसे हमने अल्फा की मान की कैलकुलेशन किया था, तो यहाँ पे हम जब कंपाइल कर रहे हैं तो उस अल्फा को हम यक्स कंसीडर कर ले रहे हैं। तो आप लोग अंडरस्टूड है, चाहे इसको अल्फा समझ के कर लीजिए। वो लिखने में कंफ्यूजन हो रहा था, लिखने का मतलब है कि अल्फा प्रोपोर्शनल टू अल्फा पावर, ये तो आप लोग कंफ्यूज ना होइए, इसलिए मैंने ये अल्फा को चेंज कर दिया यक्स में। ठीक है, तो ये हमारा दूसरा केस था, ये हमारा दूसरा केस हो गया। ये पहला केस है, ये हमारा दूसरा केस है। अब तीसरा केस में क्या है, इफ डेल्टा n लेस देन 0 हो जाए, मतलब निगेटिव में है, तब उस केस में जो अल्फा होता है हमारा डायरेक्ट, सॉरी यक्स डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v और यक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p। मतलब जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर होता है। तो ये 3 चीजें आपको माइंड में रखनी है। यहां से क्वेश्चन आपको नीट में भी बनता है और आईटी में भी बनते हैं। क्लियर है? तो यहां से ये चीजें हम लोग जो है प्रोसेस कर रहे होते हैं। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब जैसे एक क्वेश्चन है कि अगर ये कह दे कि व्हाट इज द टेम्परेचर एट विच फॉर एनी डेल्टा एम केपी इक्वल टू केसी। क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि फॉर व्हाट डेल्टा टी टेम्परेचर, फॉर व्हाट टेम्परेचर at which Kp equal to Kc for any delta n वैल्यू, मतलब डेल्टा n की कोई वैल्यू है, कोई वैल्यू आ जाए, मतलब डेल्टा n आपका 0 हो जाए या डेल्टा n ग्रेटर देन 0 हो या डेल्टा n लेस देन 0 हो। तो इन तीनों के केस में ऐसा क्या टेम्परेचर हो जाए कि Kp इक्वल टू Kc हो जाए। मतलब कोई भी डेल्टा n वैल्यू रहे, डजंट मैटर, लेकिन टेम्परेचर की डिपेंडेंसी पे Kp और Kc जो दिखा रहा हो। तो कहने का सेंस ये है कि अगर हम ये लेते हैं Kp इक्वल टू Kc, हमारा इक्वेशन क्या होता है, RT डेल्टा n। अब डेल्टा n हमारा जो भी वैल्यू है, तो यहाँ पे क्या होगा, अगर हम सपोज करिए RT है, अगर हम कंडीशन कर लेते हैं इफ T इक्वल टू 1/r, इफ T इक्वल टू 1/r, तब क्या हो जाएगा हमारा Kp इक्वल टू Kc R इंटू 1/r इंटू डेल्टा पावर डेल्टा n। तो R कैंसिल हो जाएगा, इसका मतलब Kp इक्वल टू Kc इंटू 1 पावर डेल्टा n हो जाएगा। अब डेल्टा 1 के पावर कुछ भी रखिए, निगेटिव रखिए, प्लस रखिए, कुछ भी रखिए, अगर ये 1 के पावर कोई भी पावर है तो उसका वैल्यू क्या आता है, 1 ही आता है। इसका मतलब क्या हुआ कि Kp इक्वल टू हमेशा क्या आएगा, Kc। मीन्स व्हाट,
इफ टेम्परेचर 1/r के इक्वल हो जाए, इफ टेम्परेचर 1/r के इक्वल हो जाए, या हम ये कह सकते हैं कि r इक्वल टू 1 बाई टेम्परेचर। ये दोनों रिलेशनशिप ले लेते हैं। अगर ये सीक्वेंस फॉलो करता है, अगर ये सीक्वेंस फॉलो करेगा, मतलब r जो t होगा, टेम्परेचर होगा, वो 1/r के इक्वल हो गया, तो उस केस में चाहे n की जो भी वैल्यू है उसके लिए हमेशा kp और kc की वैल्यू एक ही आएगी, है ना। ये क्लियर हुआ कि नहीं? देखिए kp इक्वल टू kc RT डेल्टा n है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि t फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ टेम्परेचर द वैल्यू ऑफ kp इक्वल टू kc एट एनी डेल्टा n वैल्यू। तो हमको तो डेल्टा n की वैल्यू को चेंज नहीं करना, हमको तो देखना है कि टेम्परेचर की वैल्यू कितनी हो सकती है। तो अगर टेम्परेचर की वैल्यू 1/r के इक्वल रख दें तो ये r कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, 1 के पावर डेल्टा n के पावर कुछ भी रखें, 1 के पावर कुछ भी रखते हैं तो उनकी वैल्यू 1 होती है। इसका मतलब है कि kp इक्वल टू kc मीन्स उसके लिए kp इक्वल टू kc के लिए कंडीशन ये है एवरी टाइम, एनी टाइम हमारा टेम्परेचर 1/r के इक्वल होना चाहिए। तो यहां से भी एक क्वेश्चन बनता है कि फॉर व्हाट टेम्परेचर फॉर एनी डेल्टा n वैल्यू kp इक्वल टू kc, तो आपको ये बताना पड़ेगा t इक्वल टू 1/r। ठीक है, तो यहां से हम ये कैलकुलेशन कर लेते हैं। ओके, आगे बढ़े। चलिए, एक तो ये हो गया कि पर्टिकुलर kp और kc का रिलेशन कैसे जो है एक दूसरे से कोरिलेट करता है, ये सब चीजें। ओके, इसके बाद जो है आपका एक और कंडीशन आती है कि जैसे अगर हमको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू दे दिया, कोई भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू दे दिया, तो उस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के अकॉर्डिंग हम उस रिएक्शन की स्टेबिलिटी को बता सकते हैं। वो रिएक्शन हमारा रिएक्टेंट हमारा स्टेबल होगा कि इजीली ब्रेक करेगा कि क्या होगा, वो हम बता सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर हम ले लेते हैं XO प्लस XO ले लेते हैं, यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स लेते हैं, ये ब्रेक करा हमारा X2 प्लस O2, और इसके लिए Kc की जो वैल्यू ले रखी है इसने, Kc की जो वैल्यू ले रखी है उसने लिया है 1 × 10⁻24, 1 × 10⁻24, सॉरी हाँ 24, ये वैल्यू 24 हो गई। अब दूसरा केस क्या है आपका XO2 ले रहा है, XO2 ब्रेक करा, तो यहाँ पे अगर 2 मॉलिक्यूल्स लेते हैं यहाँ पे XO2 का, तो यहाँ पे ये बन गया X2 प्लस 2O2, और इसके लिए Kc की वैल्यू दे रखा है, इसके लिए Kc की वैल्यू दे रखा है ये 12 × 10⁻10, ये वैल्यू दे रखी है। अब पूछ रहा है विच इन बोथ ऑक्साइड, ये फर्स्ट केस है, ये सेकंड केस है। अब पूछ दिया कि विच ऑक्साइड आर मोर स्टेबल। एक तो क्वेश्चन ऐसे पूछेगा और दूसरे फॉर्म में कैसे पूछेगा, विच ऑक्साइड आर इजीली ब्रेकेबल, विच ऑक्साइड आर लेस स्टेबल, मोर स्टेबल या लेस स्टेबल। लेस स्टेबल का मतलब जो जल्दी ब्रेक कर जाए। ठीक है, अब देखिए हमको क्या करना होता है, देखिए इस तरह के जब क्वेश्चंस आते हैं तो हमें हमेशा ध्यान में रखना है कि जिसके लिए k की वैल्यू जितनी हाई होगी, जिसके लिए k की वैल्यू जितनी हाई होगी वो उतना ही इजीली ब्रेक करेगा, मतलब वो इजीली ब्रेक करेगा, मतलब उसका कंसेप्ट। जैसे देखिए फॉर एग्जांपल अगर हम इसके लिए कंसीडर करते हैं, इसको Kc1 ले लेते हैं, इसे हम Kc2 ले लेते हैं, तो Kc1 के लिए अगर हम कंसीडर करते हैं तो इसकी वैल्यू रखिए कंसंट्रेशन ऑफ X2 फिर O2 कंसंट्रेशन ऑफ अपॉन XO का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे Kc1 बहुत हाई है, ये इसकी वैल्यू है 1 × 10⁻24, ये ले लेते हैं। इसके बाद अगर हम इस इक्वेशन के लिए लिखते हैं तो Kc2 लिखेंगे, दिस इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट X2 O2 पावर 2 अपॉन XO2 पावर 2, और इसकी वैल्यू क्या देगा रखा, 12 × 10⁻10, ये देगा। अब देखिए ध्यान से, Kc1 हाई है, Kc1 हाई कब होगा, जब इसकी वैल्यू हाई होगी, जब नॉमिनेटर की जो वैल्यू हाई होगी, जब इसकी वैल्यू हाई होगी तभी K की वैल्यू हाई होगी, क्योंकि ये अबव है, जितना ये ज्यादा होगा उतना ही ये अधिक होगा। तो इसका मतलब अगर इसके अधिक होने की कंसंट्रेशन अधिक है, ये जितनी ज्यादा वैल्यू होगी उतनी ही Kc की वैल्यू अधिक होगी। तो अगर ये अधिक है इसका मतलब है कि ये अधिक बनेगा। ध्यान से देखिएगा Kc1, अगर इसका कंसंट्रेशन हाई है
तो इसका मतलब इसके बनने की टेंडेंसी हाई होगी, और जब इसके बनने की टेंडेंसी हाई होगी इसका मतलब इसके ब्रेक करने की टेंडेंसी हाई हो जाएगी। इसका मतलब इसके ब्रेक करने की टेंडेंसी हाई हो जाएगी, इसका मतलब दिस वन इज व्हाट, लेस स्टेबल, लेस स्टेबल। ध्यान से देखिएगा, अगर ये इक्वेशन लिखते हैं, इसके लिए Kc की वैल्यू लिखते हैं तो हमारा ये होगा, और ये Kc1 बहुत हाई है। तो हाई क्यों है? क्योंकि इनका कंसंट्रेशन हाई है। जब इनका कंसंट्रेशन हाई होने का मतलब कि ये कंसंट्रेशन हाई है, और ये कंसंट्रेशन हाई होने का मतलब ये बहुत अधिक टूटा होगा, बहुत अधिक ब्रेक हुआ होगा, इसका मतलब ये इजीली ब्रेकेबल होगा, ये लेस स्टेबल होगा। इसी तरह से अगर हम इसकी बात करते हैं, अगर हम इसकी बात करते हैं जिसकी वैल्यू कम है, कम होने का मतलब है कि ये वैल्यू हमारी लो होगी, और जब ये वैल्यू लो होने का मतलब है कि ये वैल्यू लो होने का मतलब है कि इनका कंसंट्रेशन कम होगा, और इनका कंसंट्रेशन कम होगा कि मतलब ये बहुत लेस ब्रेक किया है, और जब बहुत कम ब्रेक करने का मतलब क्या है कि ये मोर स्टेबल हो गया, मोर स्टेबल। तो कहने का सेंस ये है कि अगर आपको रिएक्शन दे दिया जाए, के की वैल्यू दे दिया जाए, तो वहां से हम पर्टिकुलर किसी भी रिएक्टेंट की स्टेबिलिटी, किसी भी रिएक्टेंट की रिएक्टिविटी को मेजर कर सकते हैं। मींस यहां पे हम एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं, व्हेन वैल्यू ऑफ Kc आर हायर मॉलिक्यूल आर लेस स्टेबल, या मॉलिक्यूल की जगह हम ऐसा कह सकते हैं रिएक्टेंट आर लेस स्टेबल। यही इसके अपोजिट ले लीजिए, व्हेन वैल्यू ऑफ Kc आर लोअर देन मॉलिक्यूल या रिएक्टेंट और मोर स्टेबल, ये कर सकते हैं, मोर स्टेबल ना। व्हेन वैल्यू ऑफ Kc आर लोअर देन मॉलिक्यूल या रिएक्टेंट आर मोर स्टेबल। ये हम इक्वेशन माइंड में सेटअप कर सकते हैं कि तो यहां से भी क्वेश्चन आ जाता है कि आपको 2 3 4 क्वेश्चन इस तरह से दे देंगे आपके क्वेश्चन में, और के की वैल्यू दे देंगे, आप पूछ देगा कि व्हाट इज द स्टेबिलिटी ऑफ द ऑक्साइड, व्हाट इज द स्टेबिलिटी ऑफ द ऑक्साइड, मतलब इसी तरह से फर्स्ट सेकंड थर्ड दे देगा, अब दे देगा के की वैल्यू दे देगा, आप पूछ देगा कि व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ दिस ऑक्साइड्स, तो उस के की वैल्यू के अकॉर्डिंग हम लोग ऑर्डर बना के प्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा इस तरह के क्वेश्चंस आपके नीट में आता है, आपके जो है आईआईटी के क्वेश्चंस में आते हैं ना। बोर्ड में तो आपके 11th में तो जो है 11th में नॉर्मल क्वेश्चंस आते हैं आपके जो है सिंपली एकेडमिक पार्ट पे, लेकिन जब हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात करते हैं तो यहाँ से इक्विलिब्रियम से बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर देखा जाए तो एज ए होल इक्विलिब्रियम, सॉल्यूशन, केमिकल आयनिक इक्विलिब्रियम, ये सब एक मिलता जुलता टॉपिक है, तो यहाँ से क्वेश्चंस जो है अच्छे अच्छे बन जाते हैं। तो ये हमारा हो गया। इसके बाद जो है हम आगे बढ़ते हैं। तो हम लोगों ने क्या देखा आज? हम लोगों ने ये देखा कि पर्टिकुलर रिलेशन क्या था Kp और Kc का। आज टुडे वी आर स्टडी अबाउट द व्हाट, के रिलेशन बिटवीन Kp एंड Kc, ये हम लोगों ने देखा था, Kp और Kc में रिलेशन देखा। उसके बाद जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा की डिपेंडेंसी देखा, किस पे? वॉल्यूम और प्रेशर के अकॉर्डिंग, वॉल्यूम और प्रेशर के अकॉर्डिंग देखा, जिसमें हम लोगों ने 3 चीजें देखी थी। अगर डेल्टा एन की वैल्यू 0 है तब जो अल्फा होगा हमारा जो है, जो अल्फा इन द सेंस डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, अगर हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की बात करते हैं यक्स, है ना, अल्फा जिसे बोलते हैं, तो यक्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ द वॉल्यूम एंड प्रेशर। ये सेकंड अल्फा इज ग्रेटर देन 1 है, तब इसके लिए हमने देखा था यक्स प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन रूट भी कामा 1 अपॉन रूट पी, ये देखा था। और डेल्टा एन अगर लेस देन 1 है तब इसके केस में हम लोगों ने देखा था कि यक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v एंड p, ये हम लोगों ने देखा था। तो ये 3 चीजें हम लोगों ने देखा, और इस तरह से जो कुछ हम लोगों ने के का डिपेंडेंसी ऑन द रिएक्शंस पर्टिकुलर मॉलिक्यूलर की रिएक्टिविटी पे बात किया था। हाँ, एक कंडीशन और बच जाती है यहाँ पे, यूनिट ऑफ Kc। हम लोग एक कंडीशन बात कर लेते हैं, यूनिट ऑफ Kc।
यूनिट ऑफ केसी, है ना, ये ले लेते हैं यूनिट ऑफ केसी। तो यूनिट ऑफ केसी की अगर हम बात करते हैं तो एक तो ये होता है कि डायरेक्ट आप जो रिएक्शन दिया है उसके केसी की वैल्यू लिख के कैलकुलेट कर दीजिए। फॉर एग्जांपल जैसे हम यहाँ पे ले लेते हैं एक केसी की यूनिट के लिए हम लोग क्या करते हैं, यूनिट इक्वल टू हम लेते हैं मोल लीटर इनवर्स पावर डेल्टा एन, ये ले लेते हैं। मतलब हमको ये अगर फार्मूला पता है और यहाँ पे डेल्टा एन की वैल्यू रख दे तो हमको यूनिट केसी की पता हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे यूनिट ऑफ केसी, यूनिट ऑफ केसी, अगर यूनिट ऑफ केसी की बात करते हैं तो मोल लीटर इनवर्स पावर डेल्टा एन कर दें और यहाँ से हम किसी भी डेल्टा एन के लिए हम मोल केसी की जो है वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, एक तो ये प्रोसेस हो गया। जैसे मान लीजिए सपोज करिए पहला प्रोसेस हम क्या करते हैं, डेल्टा एन इक्वल टू 0 ले लेते हैं। अगर डेल्टा एन इक्वल टू 0 ले लेते हैं इसका मतलब क्या हुआ, H2 प्लस I2 दिस गिव्स 2HI, ये ले लेते हैं। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए हम दो चीजें कर सकते हैं, KC इक्वल टू क्या हो जाएगा, HI का स्क्वायर अपान H2 इंटू I2। तो ये जो स्क्वायर होता है इसका मतलब होता है मोल पर लीटर, ये एक्टिव मास है, इसे हम लिखते हैं मोल लीटर इनवर्स। तो यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे मोल पर लीटर स्क्वायर है, यहाँ पे मोल पर लीटर। तो ये क्या हो जाएगा, ये दो हो गए, सब कैंसिल आउट हो गया। तो इसका मतलब केसी इक्वल टू क्या हो गया 1, मतलब यहाँ पे केसी की कोई यूनिट नहीं आएगी। तो जब केसी की कोई यूनिट नहीं है इसके केस में, लेकिन अगर इस फार्मूले में रख दीजिए, इस फार्मूले में रखिए तो केसी इक्वल टू क्या आ जाएगा, मोल लीटर इनवर्स पावर डेल्टा एन की वैल्यू क्या है 0, और किसी के पावर 0 होता है तो इसकी वैल्यू क्या 1 हो जाती है। देखिए वही चीज आ गया। तो आप डायरेक्ट ये फार्मूला याद माइंड में रखिए या डायरेक्ट इस तरह से कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं दोनों। तो फार्मूला इज द बेस्ट, थोड़ा सा बस माइंड में रखना है, मोल लीटर इनवर्स पावर डेल्टा एन। जैसे अब मान लीजिए डेल्टा एन की वैल्यू हम रख देते हैं 1, डेल्टा एन की वैल्यू 1 ले लेते हैं। जैसे हमारा यहाँ पे PCl5 है, दिस गिव्स PCl3 प्लस Cl2। तो यहाँ पे 2 - 1 करेंगे, 2 - 1 डेल्टा एन की वैल्यू आ जाएगी क्या 1। तो यहाँ से क्या करेंगे, यूनिट ऑफ केसी क्या हो जाएगा, मोल लीटर इनवर्स अपॉन डेल्टा एन। तो डेल्टा एन की वैल्यू क्या है 1, तो ये क्या हो जाएगा मोल लीटर इनवर्स। तो डेल्टा एन की वैल्यू क्या होगी 1, तो हमारा सिंपली क्या हो जाएगा मोल लीटर इनवर्स, ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे इसके केस में हमारा ये वैल्यू आ जाएगी यूनिट। इसी तरह से है डेल्टा एन, मतलब इस रिएक्शन के लिए देख लीजिए, इस रिएक्शन के लिए लीजिए N2 प्लस 3H2 दिस गिव्स 2NH3, ये ले लीजिए। तो इसके केस में हम लोग करेंगे तो क्या हो जाएगा, डेल्टा एन की वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए, डेल्टा एन की वैल्यू 2 - 4 हो जाएगा, इसका मतलब -2 हो गया। तो क्या हो जाएगा हमारा यूनिट ऑफ केसी क्या हो जाएगा, मोल लीटर इनवर्स पावर 2 -2 हो जाएगा। तो जब ये -2 है तो -2 का अंदर मल्टीप्लिकेशन होगा, तो -2 का अंदर मल्टीप्लिकेशन होगा, दोनों का स्क्वायर करिए तो ये मोल -2 हो जाएगा, मोल -2 और ये माइनस माइनस मिलके क्या हो जाएगा प्लस, और ये 2 हो जाएगा तो लीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। तो ये -2 का ये स्क्वायर अंदर करेंगे तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका पावर 1 है, इसका है, तो जब पावर 1 होता है तो मल्टीप्लिकेशन हो जाता है, तो 1 - 2 हो गया, -1 - 1 स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हमारा इक्वेशन आ जाएगा, ये यूनिट आ जाएगी। तो इस तरह से अगर हम लोग ये फार्मूला माइंड में रखते हैं, यूनिट ऑफ केसी इक्वल टू, ये हमारा हो जाएगा मोल लीटर इनवर्स पावर डेल्टा। तो यहां से हम किसी भी इक्वेशन के लिए केसी का यूनिट आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि केपी और केसी क्या होता है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है, केसी और केपी किस तरह से एक दूसरे से कोरिलेट करते हैं, कब दोनों इक्वल हो जाएंगे, कब जो है केपी इक्वल टू केसी आरटी होगा। तो डिफरेंट रिलेशन के अकॉर्डिंग केपी और केसी का रिलेशन देखे, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का कैसे डिपेंडेंसी है हमारा वॉल्यूम और प्रेशर पे, अलग अलग केस में डेल्टा एन इक्वल टू 0, डेल्टा एन ग्रेटर देन 0, डेल्टा एन लेस देन 0, ये डिपेंडेंसी देखा, यूनिट देख लिया। अब इसके बाद हमारा जो होता है कुछ रिएक्शंस जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स,
अब हमारा जो नया न्यू टॉपिक आ रहा है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ठीक है, ये हम लोग देख रहे हैं कांस्टेंट। तो यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का मतलब ये होता है कि जैसे कोई भी रिएक्शन दिया है, उसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कुछ है, अब उस रिएक्शन के नंबर ऑफ मोल्स को हमने डबल कर दिया, उस रिएक्शन के नंबर ऑफ मोल्स को हमने हाफ कर दिया, उस जो रिएक्शंस के रिएक्टेंट का जो प्रोडक्ट रिएक्टेंट का नंबर ऑफ मोल्स हमने डबल मतलब ट्रिपल टेट्रा मतलब टाइम्स जो है इंक्रीज कर दिया, या रिएक्शन को हमने इन्वर्स कर दिया। तो कैसे जो है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वेरी कर रहा है, डबल करने पे क्या हो जाएगा, ट्रिपल करने पे क्या हो जाएगा, हाफ करने पे क्या हो जाएगा, रिएक्शन को इन्वर्स करने पे केसी की वैल्यू क्या हो जाएगी। तो ये हम पूरा जो है इस पर्टिकुलर टॉपिक के अंतर्गत पढ़ रहे होंगे। और particular dependency of the temperature at equilibrium constant, what is the dependency of equilibrium constant on temperature, और एनएस इक्वेशन को स्टडी कर रहे होंगे। तो ये पूरी चीजें हम लोग जो है नेक्स्ट क्लास में स्टडी कर रहे होंगे, स्टेप बाय स्टेप हम लोग जो है पार्ट टू पार्ट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ये जो इक्विलिब्रियम चैप्टर है उसको कवर कर रहे होंगे। तो ये जो आपका टॉपिक है हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में जो है डिस्कस करेंगे। आज के लेक्चर में, इसके पहले वाले लेक्चर में जो भी चीजें आप देख रहे हैं समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई इशू हो रहा है, कोई दिक्कत, कोई आपको सजेशन देना है, आप ग्रुप में जरूर लिखें, ठीक है, और पढ़ते रहें, ठीक है। ओके, थैंक यू।